हेलो 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 एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई, लैपटॉप हो चुका है ख़राब, तो इसलिए हम लोग एक रिकॉर्डेड सेशन बनाने वाले हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम स्वानंद है, SWANAND। चैनल का नाम है विन साइंस। एंड इस चैनल पर हम लोग सब कुछ एजुकेशनल देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हो। एंड आज के इस सेशन को हम लोग स्पेशल बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज़ क्लास 11th। क्लास 10th लिखना इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका है, तो क्लास 11th का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बिकॉज आई एम गुड एट बायोलॉजी इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। वैसे फिजिक्स भी बहुत अच्छा है मेरा, बट आई एम स्पेसिफिकली गुड एट ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम लोग वो पढ़ेंगे इस चैनल पर। हम लोग जिसमें मैं ज़्यादा अच्छा हूँ वो पढ़ेंगे, वो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोग सुनोगे एंड इसके नोट्स बनाओगे एंड इसे याद भी रखने की कोशिश करोगे। ये बोर्ड्स वालों के लिए है, तो जो भी लोग बोर्ड्स के लिए वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग इसे बिंदास देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है विन साइंस, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एंड अब हम बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना। वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कई सारे चैप्टर्स हैं, वैसे देखा जाए तो 8 के आसपास चैप्टर्स है, 6 से 8 चैप्टर्स है, जिनके अंदर ह्यूमन के कई सारे ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि ये ओवरऑल फिजियोलॉजी का क्या मतलब है। फिजियोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स अब हम अगर एक पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, ओके, ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है किससे? ऑर्गन सिस्टम्स से, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स से। अगर हम इन ऑर्गन सिस्टम्स को भी ठीक से देखें, तो ये ऑर्गन सिस्टम्स किन से बनी हुई है? तो वो बनी हुई है ऑर्गन्स से। तो वो बनी है ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स किन से बने हुए हैं, ये भी सवाल आ सकता है। तो ऑर्गन्स बने हैं कई सारे टिश्यूज से। अब आप लोग कहोगे कि सर ये टिश्यूज कहाँ से बने हैं, किससे बने हैं? पेपर से? नहीं भाई, टिश्यू पेपर वाले टिश्यूज नहीं। ये टिश्यू मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये टिश्यूज बने हुए हैं सेल्स से। तो ये सेल्स किन से बने हुए हैं? तो सेल्स बने हुए हैं कई सारे छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स से, या फिर हम लोग स्पेसिफिकली बताए तो ऑर्गेनेलीज से। एंड ये ऑर्गेनेलीज बने हुए हैं कई सारे और भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन और भी कई सारी चीज़ों से ये बने हुए हैं। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे उसके बेसिक फॉर्म में देखें, तो हम सेल के ऊपर लैंड कर जाते हैं, जो कई सारे फंक्शंस करता है, कई सारी प्रोसीजर्स करता है। प्रोसीजर कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं। एंड वो कई सारी ऐसी चीज़ें करता है जो लाइफ सपोर्टिंग होती है। तो अगर आप लोगों को उन लाइफ सपोर्टिंग चीज़ों के बारे में जानना है, तो हम लोग बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले वो ब्रीथ करता है, उसके बाद वो करता है क्या? खाना लेता है। उसके बाद वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है, वेस्ट थ्रो करता है। उसके बाद वो रिप्रोड्यूस भी करता है। एंड ये और कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है? ये मूव भी कर सकता है अगर खुद को बचाना हो तो कई सारे ऐसे, मतलब डिफेंस हम कह सकते हैं। तो ऐसी कई सारी बेसिक चीज़ें जो है, तो वो एक सेल करता है इंडिविजुअल लेवल में। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे सिंगल सेल से यूनिसेल्युलर हम लोग उन्हें कहते हैं, यूनिसेल्युलर से जैसे जैसे हम लोग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के और बढ़ जाते हैं, तो वैसे हमें कुछ पैटर्न्स दिख जाते हैं, जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर कुछ टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लेते हैं एंड वो बस वही काम करते हैं। दूसरे कुछ टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शन कर लेते हैं एंड मतलब वो एक फंक्शन पकड़ लेते हैं एंड वो वही काम करते हैं। एंड इस वजह से हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड ये स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वैसे वैसे ये स्पेशलाइजेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंड ये स्पेशलाइजेशंस ऑर्गन का रूप ले लेता है। तो ये स्पेशलाइजेशंस मिला के एक ऑर्गन बन जाता है। एंड ये ऑर्गन आगे जाके और ज़्यादा स्पेशलाइज होती हुए एक सिस्टम बन जाती है। एक ऐसी सिस्टम बनेगी जो सांस अंदर लेगी, सांस बाहर छोड़ेगी, ब्लड को ऑक्सीजन देगी।
तो ये ऑक्सीजन इनडायरेक्टली कहाँ पे जाने वाली है, ट्रांसपोर्ट की जाने वाली है और भी सारे बॉडी के पार्ट्स में, एंड वहाँ से वो सेल्स के अंदर ली जाएगी एंड सेल्स अपना रेस्पिरेशन करेंगे। खाना भी एक सिस्टम से अंदर जाता है, वो ब्लड के थ्रू कैरी होता है, तो खाना अंदर लेने की एंड डाइजेस्ट करने की एक सिस्टम है, उसके बाद उस खाने को ट्रांसपोर्ट करने की और एक सिस्टम है, एंड उस ट्रांसपोर्ट करने किए जाने वाले खाने को एब्जॉर्ब करके खाने का काम सेल करता है। तो ऐसी कई सारी सिस्टम्स एक साथ काम करती है एंड फिर हमें एक ऑर्गेनिज्म मिल जाता है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपके घर में कुत्ता, बिल्ली, इंसान जो भी होगे तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। सो ये ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो हम लोग हर एक चैप्टर में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जानने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो या सब्सक्राइब टू विन साइंस, यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। मेरा नाम स्वानंद है। एंड अब सबसे पहले जो चैप्टर 1 है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जानने वाले हैं। एंड यहाँ से आप लोगों का रियल सफ़र स्टार्ट होता है। सो हमने क्लास 10th का भी कवर कर लिया है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू चेक दैट आउट। अगर आप लोग क्लास 9th वाले हो तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड एब्जॉर्प्शन एंड और भी सारी वीडियोस आएंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के अंदर डाइव इन करने वाले हैं। वैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग लंग्स तो नहीं पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके कई सारे और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाला है। सो आई वांट यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो देखो, फूड सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस की। अगर हमें एनर्जी चाहिए, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर हमें प्रोटीन्स चाहिए जो हमारी बॉडी को बनाएंगे इनडायरेक्टली, तो वो सब कुछ हमें मिल जाता है डाइजेशन करके, फूड को अंदर लेकर। तो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड इज, अब सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट्स क्या है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स हो गए, कुछ विटामिन्स हो गए, बस तो यही है। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हाँ, मिनरल्स भी है, पानी से भी हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, एंड मिनरल्स जो कि बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। तो फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स ये बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, एंड उनके कंपैरिजन में विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में लेकिन चाहिए होते हैं। विटामिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफेंस मैकेनिज्म। मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक जो होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप लोगों को कोई बीमारी हो तो जिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अंडे से भी हमें बहुत ज़्यादा जिंक मिलता है। ओके, तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब ये कैसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप लोग चिकन खाते हो, चिकन, तो वो चिकन जैसा है वैसा आपके मसल्स के अंदर नहीं जाता। चिकन को मतलब जब आप खाओगे तो आप चबाओगे, चबाने के बाद उसका पेस्ट बन जाएगा। फिर वो पेस्ट जब गले से अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा, देखो अब तक डाइजेस्टिव सिस्टम का कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग 10th तो पास कर चुके हो। सो वो जब मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है तो वो और फाइन टुकड़ों में टूटता चला जाता है, एंड एक टाइम पे मतलब एकदम सबसे बेसिक फॉर्म में उसे लाया जाता है, एंड उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स से। एंड वो ऑर्गन्स कौन से हैं ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। सो या ब्लूपर्स कह सकते हो आप लोग, या फिर जो भी स्पॉइलर कह सकते हो। तो they have to be broken down and converted into simpler substances in the digestive system. This process of conversion of complex food into simple and absorbable form is called as digestion. तो digestion मतलब खाना अंदर लेना नहीं, या digestion मतलब क्या, digestion मतलब क्या, अनडाइजेस्टेबल फूड को एब्जॉर्बेबल, ABS, एब्जॉर्बेबल बनाना, या फिर अनडाइजेस्टेबल फूड को डाइजेस्ट कराना। इसे हम लोग अनएब्जॉर्बेबल कह सकते हैं, अनडाइजेस्टेड नहीं। ओके, तो अब अनएब्जॉर्बेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, जो लोग चिकन खाते हैं, भाई आपका ये चिकन
एंड जो लोग पनीर खाते हैं उन लोगों का पनीर, तो कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। तो ये ब्रेक डाउन किया जाता है प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स के अंदर, एंड फिर ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो इसको एकदम ऐसे फाइन टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर देना, दिस इज डाइजेशन। सो या इट इज़ कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। अब यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, सिर्फ खाना खाना, ओके, मतलब सिर्फ खाना चबाना ही ब्रेक डाउन नहीं करता। तो कई सारे बॉडी के केमिकल्स होते हैं, बॉडी के कई सारे केमिकल्स होते हैं जो इस चीज़ में हाथ बटाने का काम करते हैं। केमिकल्स जैसे क्या हो गए, जैसे एसिड्स, जैसे कुछ हद तक बेसिस, जैसे कुछ हद तक एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स एक नया वर्ड है, ENZYMES। तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं या फिर कुछ ये केमिकल्स होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं खाने को अनएब्जॉर्बेबल से एब्जॉर्बेबल बनाने का काम करने में एंजाइम्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो सिस्टम खाना अंदर लेने के लिए और डाइजेस्ट करने में एंड बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सब कुछ देने का काम करती है, उस सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑर्गन्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भाई, खाना अंदर जाता है माउथ से, माउथ के अंदर आती है हमारी ओरल कैविटी। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये ओरल कैविटी कहाँ पे होती है, एग्जैक्टली कहाँ पे होती है। अगर आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा लैग दिख रहा है तो आई एम सॉरी, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। जब तक हमारा लैपटॉप नहीं आ जाता तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, सर ये ओरल कैविटी या फिर ये बकल कैविटी कहाँ पे होती है। माउथ के अंदर यहाँ पर आती है हमारी बकल कैविटी, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा फेरिंग्स, उसके बाद हमारी फूड पाइप आ जाती है। तो इसे हम लोग इसोफेगस कह देते हैं प्यार से, इसोफेगस। उससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, यू कैन नॉट मिस दिस थिंग, माउथ के अंदर होते हैं टीथ। एंड ये टीथ क्या करते हैं, देखो, मैकेनिकल, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा था ना कि मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स। तो ये मैकेनिकल मेथड है जहाँ पे मूवमेंट होके खाने का पेस्ट बन रहा है। तो देखो पनीर का मतलब ऐसे पेस्ट बन जाएगा, तो ये टीथ जो है तो वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारी जिभ भी होती है, तो हमारी टंग भी होती है। तो वो टंग कुछ ब्रेकडाउन नहीं करती, लेकिन खाने को गाइड करने का काम, खाने को टेस्ट करने का काम हमारी टंग करती है। ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस सेशन के अंदर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स की इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, सबका इंटरव्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इनका सारा का सारा काम जानेंगे। सो या उसके बाद खाना फूड पाइप के थ्रू, पाइप से जाता है, ओके, पाइप से जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक एक ऐसे जे शेप का बैग होता है, बिल्कुल ऐसे, एंड इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भी सीक्रेट होते हैं। ये ऐसे मतलब खाने को पूरा का पूरा चर्न करने का काम करता है, CHURN। चर्न मतलब ऐसे आप लोग दही या फिर ताक को चर्न किया जाता है, तो ऐसे मतलब मिक्स किया जाता है, बहुत ज़ोर से दबाया जाता है एंड इसका बहुत फाइन पेस्ट बनाया जाता है। उसके बाद खाना चला जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम मतलब स्टमक से बाहर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्टमक से बाहर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जिसके अंदर खाना चला जाता है। ये ऐसे सी शेप का होता है, देखो यहाँ से आगे ऐसे होगा आपका ड्यूडेनम। उसके बाद एक कॉइल का एक बड़ा सा ऐसे पाइप आता है जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं। तो ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसे दो इंटेस्टाइन हमारे पेट के अंदर होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो ये डाइजेस्ट किया हुआ खाना एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्ब ही करने का काम करती है, एब्जॉर्ब ही करने का काम करती है। एंड उसके बाद जो भी वेस्ट बचा होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड बचा होगा फूड, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है, तो वो बाहर फेंकने का काम भी हमारी सिस्टम करती है।
तो उसके अंदर काम में आता है रेक्टम एंड उसके बाद खाना एनस से बाहर चला जाता है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हर एक फंक्शन को डीपली जानेंगे हम लोग जितना हो सकता है उतना। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स जान लेते हैं, हर एक सिस्टम के जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मतलब ऑर्गन्स, तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा माउथ आ जाता है। हमारा माउथ, ये देखो यहाँ पे आता है आप लोगों का माउथ। माउथ लीड्स टू अ बकल कैविटी और ओरल कैविटी। जिन लोगों को पता नहीं है, माउथ के अंदर, माउथ मतलब ये बाहर वाला, ओके, उसके अंदर अगर आप लोग देखो तो आपकी ज़बान है। तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है सूर्या, तो वो ज़बान होती है। ज़बान के साथ साथ दांत होते हैं, दांत के साथ साथ एक ऊपर की तरफ ऐसा एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन का, तो उसे हम लोग पैलेट कह देते हैं, ओके। अब ये पैलेट कैसा होता है मैं बता देता हूँ। आधा होता है बोन का एंड आधा होता है मसल का। तो आगे की तरफ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड लगेगा बोन टाइप्स, तो वो बोन होता है। एंड अंदर अगर आप लोग आपकी ज़बान लेके जाओ ऐसे अंदर, तो आप लोगों को सॉफ्ट पैलेट लगेगा, तो वो होता है मसल का। सो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये ओरल कैविटी, कैविटी मतलब क्या? कैविटी मतलब ऐसे एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस, तो वो एम्प्टीनेस आ जाता है। नीचे की तरफ होती है टंग, साइड में होते हैं चीक्स, ऊपर होता है पैलेट, तो ये ऐसे एक अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है, उससे हम लोग कह देते हैं क्या? ओरल कैविटी। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो ओरल कैविटी वो होता है, वो यहाँ तक मतलब गले के एंड तक आता है, उसके बाद हमारा फेरिंग्स आ जाता है एंड उसके बाद हमारा फूड पाइप आता है। तो दिस इज़ ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं एंड मस्क्यूलर टंग होती है। टंग, यू कैन सी दिस थिंग, आप लोग भी आपकी देख सकते हो टंग। अरे हाँ, वो मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखा था, उस बंदे ने ना अपनी टंग को ऐसे काट दिया था एंड वो ऐसे दो पार्ट्स में ऐसे सांप की तरह दिख रही थी। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग वो भी देख लो। Each tooth is embedded in the socket of jawbone. This type of attachment is called as thecodont. सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द हमारे डिक्शनरी में ऐड होने वाला है क्लास 11th वालों। क्लास 11th वालों कहते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो, हर एक दांत ना ऐसे सॉकेट्स के अंदर फिट किया जाता है, बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे। लेकिन देखो, हर ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन छोड़ के हर ऑर्गेनिज्म का दांत ऐसे सॉकेट में ऐसे फिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म का दांत ऐसा फिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स के दांत ऐसे ही डायरेक्टली जॉ बोन के साथ साथ ऐसे ही लग के आते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके दांत ऐसे जॉ में ही फिट आएंगे। हमारे अंदर सॉकेट्स होते हैं। अभी जिन लोगों को पता नहीं है, मेरा बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली यहाँ का हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टूथ का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने सॉकेट के अंदर से मेरा टूथ निकाल लिया, तो उसके बाद फिर से आएगा नहीं। लेकिन जिन लोगों के ऐसे जॉ के अंदर होते हैं ना दांत, तो इन लोगों के फिर से ग्रो होने का चांस होता है। आपकी जो छिपकली होती है, तो उनका भी दांत ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे दांत सॉकेट्स के अंदर होते हैं। तो जिन लोगों के दांत सॉकेट्स के अंदर होंगे उन्हें आप लोग कहोगे थीकोडोंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला शब्द आपकी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ओके, इसका क्या मतलब है? आप लोग छोटे थे तो आपके दूध के दांत थे, उसके बाद आप क्या आ गए? परमानेंट टीथ। अब जब आप छोटे थे एंड आप लोगों के दांत ऐसे निकल के आ जाते थे, बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं एंड उसके बाद आ जाते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ ही दांत होते हैं, कुछ ही दांत होते हैं जो वापस गिर के वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ दांत एक बार आ गए तो वो परमानेंट आ जाते हैं। जैसे मैं बता दूं, हर किसी का जनरली आगे के दांत ये मतलब सारे के सारे मिला के 2 + 1 + 2, तो ऐसे सारे के सारे मिला के 5 × 5 = 10। तो आपके ऑलमोस्ट 20 जो दांत होते हैं सबसे पहले अर्ली स्टेज में आते हैं लाइफ के, जब आप छोटे बच्चे होते हो एंड आपके दांत छोटे छोटे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं वो कितना क्यूट बच्चा है, तो वो दांत होते हैं टेम्पररी दांत,
दूध के दांत कहते हैं इन्हें। तो ये कुछ एज के बाद गिर जाते हैं एंड उसके बाद एक न्यू सेट ऑफ टूथ अपीयर्स एंड उन्हें हम लोग परमानेंट टीथ कह देते हैं। हाँ, तो इन्हें डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है, मिल्क टीथ को डेसिडियस। तो ये डेसिडियस टीथ के बाद आ जाते हैं परमानेंट टीथ या फिर इन्हें ही एडल्ट टीथ भी कहा जाता है, जो कि मेरे है। तो इस टाइप के, तो उन ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर 2 बार दांत, मतलब एक बार दांत टूट के दूसरा बार नया दांत आ जाता है, तो 2 सेट ऑफ टूथ देखने को मिलता है, उन्हें हम लोग कह देते हैं डाइफायोडोंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डाइफायोडोंट। एक और नया वर्ड जो आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा आज से, तो वो है डाइफायोडोंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो स्टेप्स में या फिर 2 सेट दांत के आ जाते हैं, तो उन्हें हम लोग कह देते हैं डाइफायोडोंट। आई होप दिस इज प्रीटी मक्खन एंड इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की बात ना रहे। वैसे बता दूँ, दांत जो होते हैं वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे सबसे बेसिक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, दांत कुछ ऐसे होता है दिखने में। ओके, ऐसे, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे इसका अंदर ऐसे होता है एंड टीथ के ऊपर एक ऐसा केमिकल होता है विच इज़ द हार्डेस्ट केमिकल, तो उसे हम लोग इनेमल कह देते हैं। टीथ इज एम्बेडेड इनसाइड द सॉकेट एंड टीथ इज़ ऑल्सो लिविंग। जिन लोगों को पता नहीं था भाई, टीथ जिंदा होते हैं, जिंदा। तो देखो ऐसे अंदर से आर्टरीज, सारी की सारी नर्व्स जो टीथ के अंदर जा रही होती है, तो वो अंदर से जा रही होती है एंड यहाँ से एंड यहाँ से। अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो एंड अगर आप लोगों का कभी रूट कैनल हुआ है, तो ये यही चीज़ है जो ड्रिल करके पूरा का पूरा इसके अंदर से खून निकलता है। तो ये यहाँ से होता है, तो यहाँ से इसका ब्लड सप्लाई होता है। अंदर वाली साइड को हम लोग कह देते हैं पल्प एंड बाहर वाला होता है, ये पूरा का पूरा बाहर का स्ट्रक्चर जो है, तो उसे हम लोग कह देते हैं क्राउन। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। तो भाई ऐसे होता है, ये रूट होती है शायद, रूट एंड बाहर का होता है वो होता है क्राउन एंड ये टीथ मिल्क टीथ एंड उसके बाद आ जाते हैं हमारे परमानेंट टीथ या फिर डेसिडियस टीथ, उसके बाद आ जाते हैं एडल्ट टीथ। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। तो ये एनेमल का बाहर का कवच होता है दांतों के ऊपर, जो दांतों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज से एंड बैक्टीरियाज के छोड़े हुए एसिड से दांतों के अंदर कैविटीज़ बन जाता है, बिकॉज ये एनेमल की लेयर झड़ जाती है कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद। एंड या बेसिकली दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द टीथ। एंड अब अगर आप लोग एक एडल्ट आदमी के अंदर, जैसे मैं एक एडल्ट हूँ, हाँ मैं हूँ, दिख नहीं रहा लेकिन मैं हूँ, आई एम 19, लेकिन मेरे से भी बड़े, चलो मान लो कोई होगा 32 का, तो उनके अंदर या फिर 33 एज का होगा, तो उनके अंदर ना 32 परमानेंट टीथ होते हैं। तो 32 बाहर आ गई, 32 मत निकालो, तो ये 32 परमानेंट टीथ विच आर इन 4 डिफरेंट टाइप्स। अब दांतों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर आप लोग टंग भी लगाओ ना आपके दांतों को, जीभ अगर आप लोग आपके दांतों को लगाओ, तो आप लोगों को ऐसे, तो आप लोगों को अलग अलग टाइप्स के दांत फील होंगे। तो सबसे पहले आगे वाले जो दांत होते हैं उन्हें हम लोग कह देते हैं इंसीजर्स। जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें हम लोग कह देते हैं कैनाइन। उसके अंदर के जो 2 दांत होते हैं तो उन्हें हम लोग कह देते हैं प्रीमोलर्स। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े 4 दांत होते हैं, मतलब यहाँ पे 2, एक्चुअली यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3, विजडम टूथ पकड़ के यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, उन्हें हम लोग कह देते हैं मोलार्स। सो आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। अब अगर आप लोग किसी 5 साल के बच्चे को देखो, तो उसके तो पास दांत होते ही नहीं है, मतलब होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इन दांतों को अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास जाओ ना, तो उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा ना कि हाँ इसके अंदर इतने दांत है, इतने दांत है। तो इन्होंने ना एक डेंटल फार्मूला नाम से एक चीज़ का इजाद किया। डेंटल फार्मूला मतलब क्या, बेसिकली ऊपर कितने दांत है, नीचे कितने दांत है, इनका कैलकुलेशन लगा के अगर आप लोग सिर्फ इतना सा पार्ट देखो, ओके, यहाँ से इतना सा, तो आप लोग अनुमान लगा पाओगे कि नीचे कितने होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे कितने दांत होंगे। तो हम लोग सिर्फ यहाँ से यहाँ वाला मेजरमेंट लेके
हम लोग बता देते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कितने दांत होंगे। तो देखो एक एडल्ट के अंदर कितने होते हैं, देखो 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स एंड उसके बाद आ जाते हैं 3 मोलार्स। तो ये होता है बड़े लोगों के अंदर, मतलब जो एडल्ट्स होते हैं। वैसे ही अगर आप लोग टीनेजर के बारे में देखो, जैसे मैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही टीनेज छोड़ने वाला हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी 19। तो जो लोग टीनेजर्स होते हैं ना, तो उनके अंदर विजडम टूथ नहीं आए होते। जैसे मेरे अंदर सिर्फ नीचे आए थे, लेकिन वो भी निकल चुके हैं अभी। तो मेरे अंदर अभी तक विजडम टूथ नहीं है। तो ऑब्वियसली मोलार, 1 मोलार का सेट नहीं है। तो ये डेंटल फार्मूला एडल्ट का ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो 2123 अपॉन 2123। वैसे ही अगर आप लोग किसी टीनेजर की बात करो तो वो होता है 2122 अपॉन 2122। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। एंड ये ऐसा होता है डेंटल फार्मूला किसी एडल्ट का। लेकिन अगर आप किसी 2 या 3 महीने के या फिर थोड़े से बड़े 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे के अंदर देखो तो उनके अंदर ना डेसिडियस टीथ होते हैं। डेसिडियस टीथ, तो डेसिडियस टीथ वालों के अंदर ना प्रीमोलार्स नहीं होते। देखो नो प्रीमोलार्स इसलिए मैंने लिखा है। तो इनके अंदर डायरेक्टली मोलार्स आ जाते हैं। एंड वो भी कैसे, डेसिडियस वाले ही मोलार्स आ जाते हैं। तो देखो उनके अंदर आ जाता है 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन एंड 2 मोलार्स। अब हम लोग हर एक टीथ का फंक्शन जान लेते हैं। ओके, इंसिजर्स जो होते हैं ना, तो वैसे छन्नी हथौड़ा टाइप्स होते हैं। तो वो हैमर एंड एनविल वाला जो एनविल होता है ना, छन्नी, तो वो छन्नी की तरह होते हैं। तो दे हेल्प इन कटिंग या फिर स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के अंदर हेल्प करते हैं। अगर आप लोग इस कैनाइन की बात करो तो दैट इज़ यूज्ड इन टीयरिंग या फिर फाड़ने को, बेसिकली किसी भी चीज़ को तोड़ने या फिर फाड़ने के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, टीयर करने के अंदर। उसके बाद प्री मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग के अंदर, एंड मोलर्स का भी काम होता है फाइन ग्राइंडिंग करने के अंदर। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। तो ऐसा होता है एक दांतों का स्ट्रक्चर। अब आप लोग कहोगे कि सर मैं चिकन खाता हूँ, लेकिन मैं मेरे सामने वाले ही दांतों से ऐसे चिकन खाता हूँ। तो मैं क्या कहूँ भाई, आप लोग उसे उबाल लेते हो। अगर आप लोग उसे उबालते नहीं, अगर रॉ ही खाते ना, तो आप लोगों को टेयर करने में यही दांत का इस्तेमाल करना पड़ता, कैनाइन का ही इस्तेमाल करना पड़ता। अगर आप लोग कुत्तों के अंदर देखोगे ना, तो ये कैनाइन्स बहुत बड़े होते हैं। अगर आप वैम्पायर्स के अंदर देखोगे, वैम्पायर्स, तो उनके अंदर भी ये कैनाइन्स बड़े होते हैं। वुल्फ के अंदर भी ये कैनाइन्स बहुत बड़े होते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली शिकार करते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट अगर आप कभी खरगोश को देखो ना, तो खरगोश के सामने वाले दांत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। गिलहरी के भी सामने वाले दांत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बिकॉज वो इसे खाते रहते हैं। सो आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। एंड ये डेंटल फार्मूलाज भी याद करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आप लोगों को टीथ के जो फंक्शंस होते हैं वो बता दिए, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दिया। शायद इसके ऊपर एक और वीडियो बनानी पड़े टीथ के ऊपर सिर्फ स्पेसिफिकली, लेकिन आप लोगों को ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की जा रही है। तो आप ओवरऑल आइडिया लीजिए। स्पेसिफिक डिटेल्स में जाने के लिए आप लोग किसी और की वीडियोज़ देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। द टीथ। अब हम लोग दांतों के बारे में बात करेंगे। फिर से वही हम लोग टीथ के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली जाने वाले हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन एक और नया वर्ड, मैस्टिकेशन मतलब चबाना, ज़्यादा डिफिकल्ट ना बताती हुए। च्यूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द फूड, इसे हम लोग मैस्टिकेशन कह देते हैं। टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनलम। अब हम लोग ज़बान की बात करते हैं। तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है सूर्या, मेरा हाथ ज़्यादा चलता है। तो ज़बान जो होती है ना, तो वो एक ऐसे मस्कुलर ऑर्गन है, फ्री मस्कुलर, एक मिनट, MUSCULAR, मस्कुलर, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होता है। ये फ्रीली मूवेबल होता है, तो ये यहाँ से यहाँ कहाँ पर भी चले जाएगी। ये आपके लोअर जॉ के, ओके एक मिनट हम लोग जान लेते हैं। तो ये फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी जो कि है लोअर जॉ के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी फील होगा दांतों के अंदर, तो उससे चिपका हुआ होता है।
ओके, तो ये देखो ऐसे आपकी टंग होगी, मुंह के अंदर वाली बात कर रहा हूँ मैं, एंड ये आपका ऐसा फ्लोर ऑफ द लोअर जॉ होगा। तो इसके अंदर ना आप लोगों को ऐसा एक ये सेपरेट मिलेगा। एक मिनट, हाँ ओके, तो ये आपको ऐसा एक सेपरेट ऐसा एक स्किन का पार्ट मिलेगा, इसे हम लोग कह देते हैं फ्रेन्यूलम। एंड ये फ्रेन्यूलम देखो आप लोग, फ्रेन्यूलम, तो ये फ्रेन्यूलम टंग को नीचे एंकर करके रखने की कोशिश करता है, ये ज़्यादा ऊपर या फिर ज़्यादा ज़बान चलने नहीं देता। तो ये ऐसे मस्कुलर फ्रेन्यूलम होता है, इस मसल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो या इट इज़ अटैच टू द फ्रेन्यूलम। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वर्ड समझा बताने के लिए तो मैंने बताया। अब नीचे वाली बात तक तो कर दी हमने, अब ऊपर वाली बात करते हैं। टंग के ऊपर होते हैं कुछ पैपिले, पैपिले, PAPILLAE, और एक नया वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। ये देखो, ये मैस्टिकेशन आ गया, फ्रेन्यूलम आ गया एंड पैपिले आ गया, तो ये 3 वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाते हैं। तो ये पैपिले क्या होते हैं बता दो आप लोगों को। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े भी होते हैं लेकिन मोस्टली ऐसे छोटे छोटे लॉलीपॉप टाइप्स होते हैं। तो कुछ तो ऐसे पैपिले होते हैं। तो ये पैपिलेस का क्या फंक्शन है देखो, दीज आर प्रोजेक्शंस, स्मॉल प्रोजेक्शंस जो टंग के ऊपर की साइड में होते हैं। तो इनके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। इसलिए तो हमें जब भी आप लोग कुछ चॉकलेट खाओ, दवाई खाओ, जो भी चीज़ आपकी पसंद हो वो खाओ, तो आप लोगों को उसका टेस्ट आ जाता है। तो इन पैपिलेस के ऊपर देखो, अगर ऐसा कोई पैपिले होगा ना, तो उसके ऊपर ऐसे 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 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, खाने का टेस्ट लेने में हेल्प करते हैं। ये पैपिलेस के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो वो अटैच होते हैं न्यूरॉन से, एंड न्यूरॉन हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग। तो देखो 3 टाइप के पैपिले हमारे ज़बान के ऊपर मिलेंगे, 3 टाइप्स ऑफ पैपिले। सबसे पहला वाला फंगी फॉर्म पैपिले, फंजी फॉर्म कहो, जो भी कहना है कहो। तो ये मशरूम जैसा शेप में होता है, बिल्कुल ऐसे एंड ऐसे होता है शेप में। एक मिनट, हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे होता है। तो ये होता है फंजी फॉर्म पैपिले। उसके बाद फिलीफॉर्म नाम का आता है, जो होता है ऐसे धागे टाइप्स। तो ये ऐसा होगा, ओके, या फिर आप लोग ऐसा भी कह सकते हो। तो ये फिलीफॉर्म पैपिले भी होता है, जिसे आप लोग फाइलम या फिर थ्रेड लाइक कह सकते हो। ये फाइलम वर्ड बहुत ज़्यादा बार आप लोगों को सुनने को मिलने वाला है, कहीं कहीं पे भी आ जाता है। एंड उसके बाद लास्ट वाले आ जाते हैं सर्कमवैलेंट पैपिले। तो अगर आप लोग आपकी ज़बान ऐसे देखो ना, ऐसे, तो यहाँ पे जो होता है ना एंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे रफ रफ, अगर आप लोग कभी आपकी ज़बान ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर निकालोगे तो आपको अंदर की तरफ पैपिलेज मिलेंगे। तो इन्हें आप लोग सर्कमवैलेंट पैपिले कह देते हो। ये फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म पैपिले आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। जो इसके अंदर भी देखो, जो फंजीफॉर्म पैपिले है ना, तो बस यही एक है जो टेस्टिंग के अंदर, मतलब इसके ही ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एंड ये आप लोगों को टेस्ट कराने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स इसके ऊपर होंगे, इनके ऊपर थोड़े थोड़े होते हैं, ऐसा होता है। सो आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। तो देखो देखो सर्कमवैलेंट पैपिले, मैंने ज़बान का फ़ोटो दिया है। ये मेरी ज़बान नहीं है, लेकिन आप लोग देख लो। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म पैपिले यहाँ पे होते हैं। सर्कमवैलेंट पैपिले आप लोगों को, एक मिनट में कलर चेंज कर दूँ, तो सर्कमवैलेंट पैपिले आप लोगों को इस साइड पे दिखेंगे। आप भी आपकी ज़बान से बाहर स्ट्रेच करके देखो, आपको भी दिखने वाले हैं। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर, टंग के अंदर क्या होता है। तो उसके अंदर होता है फेरिंग्स। वैसे हाँ, एक बात करनी भूल गई। तो देखो ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है पॉइजन को डिटेक्ट करने में। मतलब क्या इसका मतलब जहर है, तो नॉट नेसेसरीली जहर, बट जो भी चीज़ आपके बॉडी के लिए, अगर आपकी बॉडी सोचती है कि ये हार्मफुल है, तो वो सबसे पहला इम्पैक्ट टॉन्सिल के ऊपर आ जाता है। कई लोगों की सूज जाते हैं एंड वो निकालने भी पड़ जाते हैं। तो बस यही बताना था मुझे टॉन्सिल्स के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं फेरिंग्स के ऊपर। उसके नीचे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा फेरिंग्स। अब देखो यहाँ पे आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ तो भी यहाँ पे मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा वॉइस बॉक्स है। तो जी हाँ, लैरिंग्स नाम का वॉइस बॉक्स होता है। उसके साथ साथ जब भी मैं सांस लेता हूँ तो हवा भी यहीं से पास होती है। तो दिस इज़ अ कॉमन पैसेज।
कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड हवा। हवा हवा मुझको, तो भाई हवा एंड इसके लिए एक कॉमन पैसेज होता है। तो देखो, ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो आपके दिमाग में सवाल आना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है कि सर अगर यहाँ से ही सब कुछ होता है तो खाना एंड मैं खाते टाइम बोल नहीं सकता या फिर बोलते टाइम मैं खा नहीं पाऊँगा। लेकिन देखो, या फिर आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि खाया हुआ खाना लंग्स के अंदर क्यों नहीं चला जाता। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सवाल है, क्यों नहीं जाता। इसके पीछे एक सवाल, इसके पीछे एक साइंस भी नहीं कह सकता, बॉडी का मॉडिफिकेशन है जिसे हम लोग कह देते हैं इपिग्लोटिस। तो देखो, इपिग्लोटिस नाम का ढक्कन है जिसे हम लोग कार्टिलेजिनस फ्लैप कहते हैं। तो देखो, अगर ये हो गई आपकी कौन सी वाली पाइप, एयर वाली पाइप, एंड ये हो गई आपकी फूड वाली पाइप। तो जब आप कुछ खाना निगलोगे ना, तो इसके ऊपर ऐसे एक फ्लैप होता है, ऐसे फ्लैप होता है, तो ये फ्लैप इसे बंद कर देता है एंड खाना सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नीचे चला जाता है। लेकिन कभी कभी ये मिसमैनेज भी हो जाता है, तो तब हमें मतलब ऐसे छींके वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। मराठी में इसे ठसका कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन कुछ होता है जब ये थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है। लेकिन ये एक मस्कुलर फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस या फिर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो ये विंड पाइप के अंदर जाने से रोकने का काम करता है हमारा एपिग्लोटिस। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। तो देखो, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप भी फेरिंग्स के अंदर ही ओपन होता है एंड हमारा फूड पाइप भी वहाँ पे ही ओपन होता है। सो आई होप दिस इज़ प्रीटी ईजी। एपिग्लोटिस एक और नई चीज़ जो आप लोग सीख चुके हो, तो इस वजह से आप लोगों का खाना आपके नाक में नहीं चला जाता या फिर आपका खाना आपके विंड पाइप के अंदर नहीं चला जाता। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टमक की। स्टमक अब देखो, हाँ हमने फूड पाइप की तो बात की, तो फूड पाइप ऐसे खाने को अंदर ले जाती है स्टमक के अंदर। अब ये भी देख लो, ये जान लो, जो फूड पाइप है इसे हम लोग कह देते हैं ईसोफेगस। तो ये ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, इसका एक और काम है एंड वो ये है कि ये मसल से बनी हुई होती है। तो ये खुद का ही कॉन्ट्रैक्शन करती है, मसल्स अपना कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये खुद का ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करती है एंड खाने को नीचे ढकेलने का काम ये करती है। तो इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कह देते हैं क्या, पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस करने का काम करती है। आई होप ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा न्यूक्लियर साइंस नहीं है, काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा बार डिस्कस भी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसा चल रहा है। अब वहाँ से खाना आ जाता है स्टमक के अंदर। अब देखो, स्टमक डायरेक्टली तो एंट्री नहीं देगा, आप कितना भी खाते, आप कितना भी ठूसते जाओ, स्टमक के अंदर चला जाएगा, ऐसे नहीं। कुछ वॉल्व्स होते हैं, कुछ कंट्रोलिंग सेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को एक अमाउंट में ही छोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखो, स्टमक जो होता है, तो देखो, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है। तो स्टमक होता है ना, तो इसके यहाँ पे एक ओपनिंग है, अगर आप लोग ठीक से देखो, यहाँ पे एक ओपनिंग है एंड यहाँ पे एक ओपनिंग है, ओके। तो खाने को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है एंड यहाँ पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पे एक उन मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट करके खाने को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग कह देते हैं स्पिंक्टर मसल्स। तो ये यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। इनका एक स्पेसिफिक नाम है जो आप लोगों को आना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को झटके में एक साथ बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्फिंक्टर ये है। तो देखो, इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to J-shaped bag called as stomach। तो स्टमक एक J-shaped bag है, तो वहाँ पे आने का काम करती है। अब देखो, a muscular sphincter regulates the opening of esophagus into the stomach। तो there is a sphincter muscle that helps in regulating the कि कितना खाना स्टमक के अंदर आ रहा है। तो उसका नाम है
क्या? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगेगा आप लोगों को, लेकिन हर एक चीज़ जो स्टमक से रिलेटेड है तो उसे हम लोग प्यार से गैस्ट्रो कह देते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी मतलब पेट के अंदर का फ़ोटो ले लेते हैं, या फिर गैसोफास्ट, ओके तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन गैस्ट्रो का मतलब स्टमक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग मतलब क्या? स्टमक की एंड इंटेस्टाइन वाली जो अंदर वाली लाइनिंग होती है सेल्स की, तो वैसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल मतलब इसोफेगस एंड स्टमक के, या फिर गैस्ट्रो एंड इसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर आएगा तो उससे हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहेंगे। आई होप दिस इज़ प्रेटी क्लियर एंड ये समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। ओके तो 40 मिनट्स इनटू द सेशन एंड हम लोग ये जान के, स्टमक के बारे में जान के स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लैपटॉप ना होने के कारण, तो हम लोग ये पॉइंट समझ लेते हैं एंड उसके बाद एंड कर देते हैं। देखो, स्टमक लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पे आती है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। ये है आपकी हाथ, ये है आपके शोल्डर्स, ये है आपकी नेक। तो देखो यहाँ पे आपका आ जाता है डायफ्राम। अब डायफ्राम आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। दैट इज़ अ मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स को मतलब, तो देखो ये आपकी ऊपर वाली कैविटी एंड ये आपकी नीचे वाली कैविटी बन जाती है। तो ये डायफ्राम डिवाइड कर देता है। तो ये आपकी आ जाती है कौन सी वाली कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी एंड ये आपकी आ जाती है चेस्ट वाली, ऊपर वाली कैविटी। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कैविटी ऊपर होती है एंड एक डायफ्राम के नीचे होती है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाता है आपका स्टमक। काफ़ी इजी होगा आप लोगों को अब लोकेट करने में। स्टमक मेरा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, ओके यहाँ पे मेरा स्टमक आ जाता है ऊपर की तरफ। भाई कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ओके, तो ये जो स्टमक है ना, तो इसे हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड स्टडी कर सकते हैं। तो ये 4 पोर्शन कौन से है जान लो। अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच इसोफेगस ओपन्स, फंडिक रीजन, तो कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पायरोलिक रीजन एंड या सो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। एंड एक होती है बॉडी मतलब जहाँ पे सारी की सारी मेन चीज़ें होती है। तो देखो इसोफेगस ओपन कहाँ पे होती है? इसोफेगस ओपन होती है कार्डियक रीजन में। तो देखो अगर आप लोग ऐसे भी डिवाइड कर लो, ऐसे, तो भी आप लोगों को समझ में आने वाला है कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कैसे है। तो देखो ये ऊपर वाला पार्ट है तो उसे हम लोग फंडस कह देते हैं। उसके बाद बीच वाला पार्ट जो है तो इसे हम लोग, इस पार्ट को हम लोग कार्डियक कह देते हैं, कार्डियक। एंड उसके बाद ये आ जाती है आपके स्टमक की बॉडी। यहाँ पे सारा का सारा खाना पूरे के पूरे बैग के अंदर स्टोर किया जाता है एंड ये आ जाता है पायरोलिक रीजन। एंड यहाँ पे और एक स्फिंक्टर होता है, देखो तो ये यहाँ पे आ जाता है एक और स्फिंक्टर जो ड्यूडेनम के अंदर कितना खाना जाएगा, मतलब कितना स्टमक का डाइजेस्ट हुआ खाना ड्यूडेनम के अंदर जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए और एक स्फिंक्टर यहाँ पे लगा हुआ होता है। आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। तो ऐसा होता है हमारा स्टमक। भाई स्टमक बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर होता है एंड आप जितना भरते जाओगे खाना तो वो स्टमक के अंदर ऐसे फूल जाता है स्टमक इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग हिस्टोलॉजी जानने वाले हो। हिस्टोलॉजी मतलब क्या, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट सेशन देखना पड़ेगा, वहाँ पे समझा दूंगा। लेकिन स्टमक बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर होता है। मस्क्यूलर होने के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करके खाने को चर्न करने का काम करता है एंड उसके बाद कई सारे एसिड्स मिलाता है फूड के अंदर, कई सारी और भी चीज़ें मिलाता है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। तो वो सब कुछ करने का काम हमारा स्टमक करता है। इट इज़ अ वेरी वेरी मस्क्यूलर थिंग। सो या यहाँ पर आके हम लोग ख़त्म कर देते हैं। दिस इज़ विन साइंस। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है, सब्सक्राइब टू द विन साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इज़ कमिंग ऑन दिस चैनल, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब, आई वॉन्ट यू गाइज टू लाइक, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आप लोगों के दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। 44 minutes 18 seconds into the session and I think this is the perfect time to end this session because 45 minutes के बाद आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। तो उसके बाद के सारे नोट्स एकदम मस्त तैयार है, लेकिन मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। एंड यू गाइज हैव बीन वॉचिंग विन साइंस। थैंक यू सो मच फॉर 150+ सब्सक्राइबर्स। मुझे भी पता नहीं कितने हो चुके हैं, लेकिन थैंक यू सो मच। एंड या ये वीडियो जब भी लाइव आ रही होगी भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
एंड इसके बाद वाली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें एंड आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वो चीज़ें वहाँ पे भी आने वाली है. सो मेक श्योर यू गाइज आर रेडी फॉर दैट. एंड इसके आप लोगों को नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों को अगर सही में नोट्स निकालने हैं तो आप लोग आपका NCERT ले लो, ठीक से बैठ के पढ़ो, अपने लैंग्वेज में नोट्स लिखो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने लैंग्वेज में नोट्स लिखो. एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. दिस इज़ विन साइंस. बाय बाय.